नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं और आज का हमारा जो प्रकरण है मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पाठ योजना हमने पहले पढ़ लिया था। प्रकरण एक इकाई योजना प्रकरण रह रहा था, तो इकाई योजना प्रकरण के तहत आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आप सभी मित्रों के हाँ बिल्कुल, आप सभी मित्रों का नमस्कार है, सभी का स्वागत है, सभी को जय श्री कृष्णा है, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिएगा, जब शिक्षण विधियों की बात होती है तो आप सोचिए ये अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा में भी आएगा, है ना, पात्रता परीक्षा में भी आएगा और सेकंड ग्रेड में भी आने वाला है मित्रों। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी मित्र बहुत प्रसन्न चित्त होकर जुड़ जाइए मित्रों। जितने भी मित्र और हमारे इधर उधर कहीं हैं, जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को नमस्ते है, स्वागत है आप सभी मित्रों का। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों वो है इकाई योजना, है ना। और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो वो मित्र ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। सुविचार देख लीजिएगा, गलत तरीके अपनाकर सफल होने से यही बेहतर है कि सही तरीके के साथ काम करके असफल होना। यानी हमें सही तरीकों के साथ सफल होना है मित्रों। इसलिए लगातार अच्छी मेहनत करनी है। जीवन में अगर सही दिशा में सोचते हुए और अच्छे साधनों से अगर हम लक्ष्य को साधते हैं मित्रों, तो वो हमारी वास्तविक उन्नति कहलाती है। चलिए मित्रों, हम शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। उससे पहले आप देखिएगा, हिंदी शिक्षण विधियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे निरंतर, और आप देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियां जो है वो लगभग आप देखिए ये हमारी 17वीं क्लास है, 17 थ्योरी क्लास है मित्रों। इससे पहले भी 2-3 क्लास हो चुकी है। तो शिक्षण विधियों की लगभग 20 कक्षाएं जो है आज तक पूरी हो रही है मित्रों। लगभग यूँ मान के चलिएगा, प्रश्नोत्तरी की कक्षाएं भी हमने 3-4 ली है। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियों के बारे में मधुरम हिंदी पर हमने काफ़ी चर्चा की है मित्रों। आज का जो हमारा विषय है मित्रों, इकाई जो है हमारी, वो है इकाई योजना मित्रों, है ना। अंग्रेजी में इसी बात को अगर हम देखेंगे तो यूनिट प्लान मित्रों कहते हैं कि मनुष्य को इकाई के रूप में रहना चाहिए, है ना। इकाई का अर्थ यहाँ पर जुड़ने से है, आपस में मिलजुल कर रहने से अर्थ है ना। इकाई के अर्थ के बारे में हम देखने वाले हैं। इकाई योजना या इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है उस पर चर्चा करेंगे। इकाई योजना का महत्व क्या है, प्रकार कितने हैं, सोपान या प्रारूप क्या है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बस आप सभी लोग मित्र जल्दी से आ जाएं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे मित्र जब जुड़ जाएंगे तो आप देखिए हम इस पाठ को बहुत अच्छे से शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए हैं और आप सभी एक बार क्लास को ज़रूर एक बार थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए मित्रों, लाइक कर दीजिए, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, हमारे मित्रों तक ज़रूर ये क्लास पहुंच रही है ना। और आप सभी से आग्रह भी किया था कि टेलीग्राम चैनल में PDF निरंतर डाल रहा हूं मित्रों, और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप अपने मित्र को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं तो मित्र को टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जोड़िएगा। और एक एक मित्र को कम से कम, मैंने ये सुबह ही एक टास्क दिया था कि कम से कम 10 मित्रों को आप टेलीग्राम चैनल से जोड़िएगा, मधुरम हिंदी के YouTube चैनल से जोड़िएगा, मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करवाइएगा। क्योंकि आप सोचिए कल मतलब परसों रविवार के दिन आपका फिर 30 प्रश्नों का टेस्ट है, जो शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न आएंगे, व्याकरण के 15, रीट पात्रता भर्ती परीक्षा का पैटर्न जो है उस आधार पर प्रश्न पत्र आपको 11 बजे मधुरम हिंदी पर निःशुल्क देना है। तो ज़रूर आप अपने मित्रों को ऐप डाउनलोड करवाइएगा मित्रों। चलते हैं आगे मित्रों, देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा शिक्षण हेतु योजनाएं। हमने चर्चा की थी कि शिक्षण की विभिन्न प्रकार की योजनाएं एक शिक्षक को बनानी होती है कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति हमें करनी है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाने हैं। इन सब बातों पर पूर्व चिंतन करता है कौन, शिक्षक मित्रों। तो आप देखिए शिक्षण की यहाँ पर हम 3 योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। शिक्षण हेतु जो योजनाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की योजनाएं हैं। पहली योजना है मित्रों पाठ योजना, जिसको हम लेसन प्लान कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? लेसन प्लान।
जब हमने BSTC किया और PTT किया तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि लेसन प्लान क्या होता है। और मैंने भी लेसन प्लान के बारे में एक कक्षा पूरी अलग से ली है पाठ योजना के बारे में मित्रों, जिसमें हमने देखा था विविध प्रकार की विधाओं के लिए पाठ योजना किस तरह से बनती है, उसके ऊपर हमने संक्षिप्त में प्रकाश डाला था। आज हम बात कर रहे हैं इकाई योजना की। पाठ योजना किसको कहते हैं? बहुत सरल शब्दों में देखिएगा, एक पाठ को या एक कालांश में पढ़ाने की योजना, सीधी सट बात है कि एक कालांश में पढ़ाने की जो योजना करते हैं हम, उसको हम क्या कह सकते हैं? पाठ योजना मित्रों। फिर देखिएगा, इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, तो हमारे पास एक योजना आती है ना, इकाई योजना, जिसको हम यूनिट प्लान बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लान बोलते हैं। ठीक है, इस यूनिट प्लान का अर्थ क्या है? तो आप देखिए, यूनिट प्लान को हम कैसे समझेंगे? पूरी इकाई की योजना, एक पूरी इकाई की योजना, एक इकाई में 4 पाठ हो सकते हैं, 5 पाठ हो सकते हैं, या एक बड़े पाठ को इकाई के रूप में हम पढ़ाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में या एक कालांश में 40 मिनट में वो पढ़ाया जाना संभव नहीं है। तब हम एक से अधिक कालांशों में उस पाठ को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से उस पूरे पाठ का हम एक इकाई योजना बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं कि 5 दिनों में हमें इस पाठ को क्या करना है? 5 पीरियड लगाकर इसको पढ़ाना है। तो वो यूनिट प्लान है, पूरी इकाई की योजना, जिसमें एक से अधिक पाठ योजनाएं होती है, जिसमें एक से अधिक पाठ योजनाएं होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सौर मंडल की जानकारी बहुत गहराई से देनी है ना, तो आप सोचिए, या हमें हिंदी में समास पढ़ाना है मित्रों, या संधि पढ़ानी है, तो आप सोचिए संधि और समास 40 मिनट में समझाए नहीं जा सकते। इसलिए संधि और समास को हम क्या करेंगे? इकाई योजना के तहत उसकी पूरी प्लानिंग बनाएंगे, और फिर हो सकता है कि 5, 6, 7, 8, 9 या 10 पाठ योजना उसकी बनाकर हम पूरी संधि को या समास को बच्चों को क्या करेंगे? समझाएंगे। तो इस तरह से इकाई योजना एक प्रकार से एक से अधिक घंटों के लिए निर्मित होती है। तो कोई भी बड़ा चैप्टर होगा तो उसको इकाई के रूप में हम निर्मित करेंगे, और कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि समान तरह के कुछ, जैसे पहला, 5वां और 8वां पाठ जो है किसी पुस्तक में लगभग एक जैसी प्रकृति के हैं और एक दूसरे से संबंधित है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों पाठों को, जो पहला, 5वां और 8वां, इन तीनों की एक यूनिट प्लान बनाएंगे, और उस यूनिट प्लान के आधार पर हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे मित्रों। तो ये है यूनिट प्लान, ध्यान दीजिए, इकाई योजना। तीसरी योजना है जिसको हम ईयरली प्लान कह सकते हैं। ईयरली प्लान कि वर्ष भर में, है ना, वर्ष भर में पूरे पाठ्यक्रम को वर्ष भर में किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इनकी पूरी योजना बनाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? वार्षिक योजना कहते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक शिक्षक की दैनंदिनी में वार्षिक योजना के भी कुछ पेपर्स दिए हुए होते हैं, है ना। तो वार्षिक योजना का मतलब ये है कि जुलाई के महीने में मैं मेरे विषय में इतने वर्किंग डेज हैं, इतने मेरे पीरियड्स आएंगे, और इन पीरियड्स में मैं ये पढ़ूंगा। ये एक तैयारी जो है उसको हम कहते हैं वार्षिक कार्य योजना या वार्षिक योजना मित्रों। वार्षिक योजना से बाद में हम बात करते हैं तो फिर मासिक योजना भी हो सकती है हमारी, और मासिक योजना में बात करें तो इकाई योजना, इकाई योजना में बात करें तो पाठ योजना होती है मित्रों। तो पढ़ाने की या शिक्षण की कितनी योजनाएं होती है? मुख्य रूप से 3 योजनाएं होती है, आपको समझ में आ गया होगा। पहली कौन सी? पाठ योजना, दूसरी इकाई योजना, तीसरी कौन सी? वार्षिक योजना। सबसे छोटी अगर कोई योजना है मित्रों तो पाठ योजना होती है, उससे बड़ी इकाई योजना है, और सबसे बड़ी हम कहेंगे कि वार्षिक योजना है मित्रों। और तीनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। तो ये 3 चीजें आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया। हमारे नए मित्र जितने भी जुड़ रहे हैं वो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा मित्रों। और अगर आपका ध्यान स्क्रीन पर है तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम, और इकाई योजना या इकाई उपागम एक ही बात है। कुछ लोग इसे इकाई उपागम कहते हैं और कुछ लोग इसे इकाई योजना कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम यूनिट प्लान बोलते हैं, है ना। अब आप देखिए यूनिट प्लान के प्रवर्तक कौन है। सबसे पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि यूनिट प्लान के प्रवर्तक है H.C. मॉरिसन। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनिट प्लान या इकाई योजना, है ना, या इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो H.C. मॉरिसन जो है वो इकाई उपागम के या इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। फिर देखिएगा इन्होंने शिक्षण की चक्रीय योजना का भी प्रतिपादन किया। शिक्षण की कौन सी योजना? चक्रीय योजना, यानी यहाँ से शुरू हुआ है, एक आया है,
और घूम फिर कर वापस 0 पर खत्म हो गया या 1 पर खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से एक चक्रीय योजना का प्रतिपादन है वो एच.सी. मॉरिसन ने ही किया है। चक्रीय उपागम, हमने शैक्षिक उपागमों में भी चक्रीय उपागम के बारे में पढ़ा था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जनक जो है एच.सी. मॉरिसन है। बिल्कुल नूपुर, बिल्कुल स्वागत है। और भी हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, है ना। समय निकाल कर जरूर जुड़िएगा मित्रों। मैं भी किसी कार्यक्रम में जाकर आपके सामने बस तुरंत उपस्थित हुआ हूँ, है ना। सामाजिक जीवन को निभाना और कर्मठता के साथ आप लोगों से भी जुड़ा रहना, तालमेल में बहुत सारा परिश्रम लगता है मित्रों। और हर जगह कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि हो सकता है कि मैं ही जिम्मेदार ठहराया जाऊं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना। मेरे से अगर 10, 20, 50, 100 लोग भी लाभान्वित हो मित्रों, तो मेरा ये सारा एडजस्टमेंट करना, है ना, थोड़ी तकलीफें उठाना सार्थक है। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मुस्कुराते हुए आपको पढ़ना है और मधुरम हिंदी की कक्षा में बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा देखिएगा आपको सफलता ज़रूर बख्शेंगे, है ना। रोज यही प्रार्थना करता हूं कि जितने प्रतियोगी हैं अच्छे मन से अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो उनकी सफलता परमात्मा ज़रूर उनको बख्शीश में दे, है ना। और वो मेहनत करे, उनकी मेहनत है वही सफलता है। फिर देखिए मित्रों, एच.सी. मॉरिसन ने, उनकी एक पुस्तक है सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण अभ्यास में इकाई योजना की व्याख्या की है। ध्यान रखना, इकाई योजना की व्याख्या उन्होंने अपनी एक पुस्तक सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण अभ्यास, ये टाइटल का हिंदी रूपांतरण है, सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण अभ्यास। ठीक है, तो इस पुस्तक में आपने इकाई योजना की क्या की है मित्रों, व्याख्या की है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इकाई योजना के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें छात्र केंद्र में होता है ना। और निश्चित तौर पर जब भी हम किसी उपागम की बात करें या किसी शिक्षण विधि की बात करें, तो उसके केंद्र में सदैव कौन होता है, छात्र होता है। छात्र का कल्याण शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम ध्येय है, छात्र का अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप सोचिए, कोई सी भी शिक्षण प्रक्रिया, कोई सी भी शिक्षण विधि, कोई भी शिक्षण सूत्र, है ना, जिसका निर्माण किया जाना है, उसके मूल में कौन होता है मित्रों, छात्र होता है। तो पूरी एजुकेशन या शिक्षा पद्धति या पूरी शिक्षा के केंद्र में कौन होता है, छात्र होता है मित्रों। बहुत बढ़िया मित्रों, जितने लोग जुड़ रहे हैं, रंजना और सारे मित्र जो भी जुड़ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं, है ना। और आप शायद थोड़ी सी आपको गर्मी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन योद्धाओं को कहाँ गर्मी इतनी सताती है। वो तो बस अपने लक्ष्य के पीछे इस तरह से पड़े रहते हैं कि बस इस बार अंतिम बार है, आर पार की लड़ाई लड़नी है आपको मित्रों। आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, जिजीविषा है, योग्यता है, और थोड़ा सा हम आलस्य कर जाते हैं, तो एक अच्छा अवसर है ना। जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं कि ऑनलाइन की दुनिया में मुझे हो सकता है कि साल भर पहले या 2 साल पहले आ जाना चाहिए था, समझना मेरी बात को। और इस बहाने कम से कम मैं बहुत सारे बच्चों को लाभान्वित कर पाता, लेकिन मेरे मन में ये था कि तो समय का अभाव है, दूसरा इन सब माथाफोड़ियों में कौन पड़े, जब हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं और उनको हम आराम से पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या है। लेकिन आप देखिए, समय की मांग थी और मैंने थोड़ा सा आलस्य किया, तो आज मैं, आप सोचिए, मैं 1 से गिनती गिन रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि अभी 2 लाख 3 लाख लोग जो हैं कहीं न कहीं मधुरम हिंदी परिवार से जुड़े हुए होते। तो क्षणिक आलस्य, है ना, थोड़ा आलस्य, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा आलस्य हमें बहुत बड़ा कहीं न कहीं आघात पहुंचाता है। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए मित्रों, बिल्कुल आलस्य छोड़कर। इस उपागम के 5 चरण होते हैं, यानी इकाई उपागम के कितने चरण होते हैं मित्रों, इकाई उपागम के 5 चरण होते हैं मित्रों। कितने चरण होते हैं, 5। पहला चरण है मित्रों, वो है अन्वेषण, खोज करना। दूसरा चरण है प्रस्तुतिकरण। तीसरा है परिपाक, परिपाक का मतलब होता है आत्मीकरण, है ना, किसी बात को अच्छे से समझना, अवबोध करना, आत्मीकरण। व्याख्या, और 5वां है मित्रों वर्णन। 5वां है क्या, वर्णन। ये 5 जो हैं वो क्या है, प्रमुख चरण है किसके, इस उपागम के। ध्यान रखना, किसके अनुसार, एच.सी. मॉरिसन के अनुसार इस उपागम के ये 5 चरण हैं, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्याख्या एवं वर्णन। आपको तो चरणों का ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि इकाई उपागम के जनक कौन है, तो इकाई उपागम के जनक कौन है, एच.सी. मॉरिसन है। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन भी एच.सी. मॉरिसन ने किया है। एच.सी. मॉरिसन ने अपनी पुस्तक सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अभ्यास में आपने इकाई योजना की क्या की है, व्याख्या की है, और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ,
बिल्कुल, जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री कृष्ण। फिर देखिएगा, मॉरिसन ने शिक्षण की इकाई पद्धति में आत्मीकरण पर अधिक बल दिया है। कभी प्रश्न आ जाता है कि इकाई शिक्षण पद्धति या योजना में मॉरिसन ने किस पर अधिक बल दिया है, तो जो परिपाक आपने देखा था उसी का नाम है आत्मीकरण। इन्होंने आत्मीकरण पर बहुत अधिक बल दिया। कोई बात जब हम आत्मसात कर लेते हैं मित्रों तो वो बहुत अच्छे से याद रहती है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हो सकता है आपके साथ मोबाइल, सामने मोबाइल हो, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ मोबाइल में, है ना, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है, आप सोचिए, तो अधिगम अच्छे से नहीं होने वाला, क्योंकि आप आत्मीकरण की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। अवधान, जिसको हम सावधान कह सकते हैं स लगाकर, यानी हमें सदैव सावधान रहना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। फिर देखिएगा, हर्बर्ट ने प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है। हर्बर्ट ने जो कि पाठ योजना के एक प्रकार के जनक है, पाठ योजना के, उन्होंने क्या किया मित्रों, उन्होंने प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा बल दिया है। और मॉरिसन ने अपनी इकाई योजना में आत्मीकरण पर क्या दिया है, बल दिया है। अब मित्रों देखिएगा, इकाई योजना के बारे में कुछ और बातें और हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिएगा, शिक्षण हेतु बनाई जाने वाली योजनाओं में इकाई योजना अल्पकालिक योजना श्रेणी में आती है। अल्पकालिक यानी 3, 4, 5 कालांश की एक योजना होती है। ऐसा नहीं कि 2 महीने की कोई इकाई योजना बनाई जाती है, ऐसा नहीं है मित्रों। अधिकांशतः 4, 5, 6 कालांश की, 7 कालांश की एक योजना हमारे पास होती है, जिसको यूनिट प्लान कहते हैं। तो शिक्षण हेतु बनाई जाने वाली योजनाओं में इकाई योजना अल्पकालिक योजना श्रेणी में आती है। फिर देखिएगा, इसमें ऐसे प्रकरणों तथा अनुभवों को रखा जाता है जो परस्पर संबंधित हो। मैंने आपसे कहा था ना कि पहला पाठ, 5वां पाठ या 20वां पाठ, इन तीनों पाठों में कोई कोरिलेशन है मित्रों, लेकिन पाठ्यक्रम में ये एक पहले नंबर पे है, 5वें पे और एक 20वें पे है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पाठों को एक साथ मिलाकर यूनिट प्लान बनाते हैं और यूनिट प्लान के अनुसार इनको कनेक्टिविटी में हम एक साथ पढ़ाते हैं मित्रों, ताकि अनुभव, है ना, या अधिगम की जो अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, वो बहुत सुगम हो जाए। क्योंकि आप सोचिए, एक चीज़ यहाँ पढ़ा दी, फिर बीच में 4 पाठ दूसरे आ गए, फिर वापस वही चीज़ थोड़ी उससे मिलती जुलती हमें पढ़ानी है। तो इससे अच्छा होता है कि मैं अभी शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं आपको, तो कनेक्टिविटी में मैं शिक्षण विधियां आपको अच्छे से पढ़ा दूं, बीच में कोई दूसरी बात ला नहीं रहा हूं। बाकी बहुत सारी बातें सेकंड ग्रेड में नई आ गई है, उनको भी मुझे पढ़ाना है। तो इसमें ऐसे प्रकरणों तथा अनुभवों को रखा जाता है जो परस्पर संबंधित हो। इकाई पाठ्यक्रम का एक ऐसा एकीकृत अंश है मित्रों। कौन सा अंश है? ऐसा एकीकृत अंश होता है जिसमें स्थित विभिन्न प्रकरण परस्पर संबंधित होते हैं। जिसमें स्थित विभिन्न प्रकरण परस्पर क्या होते हैं मित्रों? संबंधित होते हैं, है ना। तो आप देखिएगा, ये इकाई योजना है हमारे पास मित्रों। इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, तो हमारे सामने है, इकाई की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का एक श्रेय जाता है हर्बर्ट को, है ना। लेकिन जनक कौन कहलाएंगे? H.C. मॉरिसन, है ना। एक प्रकार से पाठ योजना लाए थे, तो पाठ योजना के साथ साथ इकाई योजना के बारे में भी प्रारंभिक रूप से चर्चा करने वाले कौन? हर्बर्ट रहे। लेकिन इस इकाई उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले जो हैं वो H.C. मॉरिसन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा, इन्होंने विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों तथा उनके एकीकरण पर बल दिया, है ना। इन्होंने विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों तथा उनके एकीकरण पर बल दिया। इसका प्रयोग 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसका? इकाई उपागम का या इकाई योजना के बारे में जो कहीं प्रारंभिक चर्चा हुई है तो 1920 ईस्वी के आसपास हुई है। फिर देखिए, थोड़ा अर्थ और समझ लेते हैं। हालांकि अपन इतनी देर से अर्थों पर ही बात कर रहे थे कि इकाई योजना का क्या अर्थ होता है। हाँ, चलिए, मोहम्मद लतीफ़ कह रहे हैं कि सर आपके समझाने का तरीका अच्छा है मित्र, है ना। आप लोग अगर इस तरह से कहीं मेरे से समझ पाते हैं तो अच्छा लगता है। और कहीं न कहीं आप सोचिए, मुझे मेरा पहला दिन याद आता है जब BSTC मैंने की थी और मुझे सूक्ष्म शिक्षण, है ना, की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। तो पहली बार उस प्रक्रिया में हम आए थे और तब से लेकर आज तक लगभग 21 वर्ष से अधिक का समय हो गया मित्रों, हज़ारों हजार विद्यार्थियों के साथ। और कहते हैं ना कि एक पायलट का जो अनुभव होता है, तो कहते हैं कि इसने 5000 घंटे उड़ान भर रखी है ना। तो हमारे पीछे अगर यूँ कहा जाए तो लाखों घंटे पढ़ाने का एक अभ्यास रहा है। और माँ सरस्वती की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं। प्रयास करते हैं, कुछ गलतियां होती सुधारते हैं, है ना, और हम निरंतर पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तो आप देखिए, इकाई योजना की जब बात कर रहे हैं तो इकाई का अर्थ किसी समस्या
योजना से संबंधित, समस्या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यानी इकाई का मतलब किसी बात को जब सीखना है और एक ही तरह की समस्या वाली स्थिति है तो उसको हम एक इकाई के रूप में पढ़ते हैं, ताकि कनेक्टिविटी में अगर हम सारी बातें पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें अधिगम होगा मित्रों। वर्तमान में यूनिट, अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई, अथवा इकाई का प्रयोग पाठ्यक्रम निर्माण में भी किया जाता है और साथ ही साथ शिक्षण पद्धति के रूप में भी किया जाता है। इकाई योजना को एक शिक्षण विधि भी माना गया है ना, इकाई योजना को शिक्षण विधि भी माना गया है ना। इसलिए ये पाठ्यक्रम के निर्माण में भी इकाई योजना का प्रयोग होता है और शिक्षण विधि के तौर पर भी इकाई योजना का क्या होता है मित्रों, प्रयोग होता है। तो ये कुछ बातें इकाई योजना के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। अगला है परिभाषाएं। जब हम देखते हैं रिस्क, इकाई में पूर्व नियोजित अनुभव और क्रियाएं निहित है। इकाई में पूर्व नियोजित अनुभव, ये सीधे सीधे परिभाषाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। रिस्क एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है और जीवन में हमें भी जहां आवश्यकता होती है वहां लेनी पड़ेगी रिस्क, है ना। जो समय पर रिस्क नहीं लेगा पढ़ने की, समय पर जगने की, है ना, चुनौतियां, कभी थोड़ा सा शरीर भी हो सकता है हमारा आगे पीछे हो, लेकिन हम रिस्क लेकर जब ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं मित्रों तो सफलता। लेवल 1 के जो चयनित हमारे मित्र हैं उनको बस देखिएगा 4-5 दिन में, है ना, उनको बिल्कुल पोस्टिंग मिलने वाली है मित्रों। तो कितनी बड़ी बात होती है जब हम सफल होते हैं तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। तो इकाई में पूर्व नियोजित अनुभव और क्रियाएं, ध्यान रखना, पूर्व नियोजित अनुभव और क्रियाएं निहित है और वे किसी समस्या, परिस्थिति, रुचि या वांछित परिणाम पर आधारित होती है, कॉमन बात पर आधारित होती है ना। किसी समस्या, परिस्थिति, रुचि या वांछित परिणाम पर आधारित होती है। दूसरा हमारा एक और मनोवैज्ञानिक है प्रेस्टॉन। प्रेस्टॉन क्या कहते हैं, एक जैसी वस्तुओं का समूह जो कि अधिकांश द्वारा बोधगम्य हो, एक जैसी वस्तुओं का समूह जो अधिकांश द्वारा बोधगम्य हो, इकाई कहलाती है। उसको क्या कहेंगे, इकाई। यानी कुल मिला के इकाई निर्माण का एक सामान्य सा आधार ये है कि एक जैसी समस्या अगर जहां पर आ रही है उनको हम एक यूनिट के रूप में बनाकर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को बार बार अलग अलग जगह पर तकलीफ फेस नहीं करनी पड़े। एक ही बार एक ही जगह पर हम 0 से लेकर ऊपर तक की बातें बताने का प्रयास करते हैं और ये केवल और केवल इकाई योजना में ही संभव होता है। ठीक है मित्रों। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई योजना के प्रकारों पर हम एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, इकाई योजना के प्रकारों पर हम एक बार चर्चा करते हैं मित्रों। ठीक है, विषय वस्तु की इकाई योजना नंबर 1 क्या है, विषय वस्तु की इकाई योजना, और दूसरा है अनुभव की इकाई योजना। विषय वस्तु की इकाई योजना, इकाई योजना को 2 भागों में हम बांट रहे हैं। एक है विषय वस्तु की इकाई योजना और दूसरी है अनुभव की इकाई योजना मित्रों। दोनों तरह की इकाई योजना को फिर से हमें 2-2, 3-3 भागों में बांटना है, जिनको हम देखते हैं। आपके सामने प्रश्न आएगा, इकाई योजना को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। इकाई योजना को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों, 2 भागों में बांटा गया है। पहले को कहा विषय वस्तु की इकाई योजना, विषय वस्तु की इकाई योजना, इसके फिर से हमने 3 भेद किए हैं। अनुभव की इकाई योजना मित्रों, अनुभव की इकाई योजना, इसके भी 3 भेद किए हैं। पहला भेद है पाठ पर आधारित होनी चाहिए। विषय वस्तु की इकाई योजना जो है इसके 3 भेद किए, पाठ पर आधारित, सूत्र या सिद्धांत पर आधारित है, और मॉरिसन इकाई योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। तो पाठ पर आधारित, सूत्र या सिद्धांत पर आधारित, तीसरा है मॉरिसन इकाई योजना। ठीक है मित्रों। फिर बात आती है अनुभव की इकाई योजना। अनुभव की इकाई योजना को 3 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य आधारित इकाई योजना होती है, रुचि आधारित इकाई योजना होती है, और आवश्यकता आधारित भी इकाई योजना होती है मित्रों। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इकाई योजना के 2 भेद हैं। एक है विषय वस्तु की इकाई योजना, दूसरी है अनुभव की इकाई योजना। विषय वस्तु की इकाई योजना 3 भागों में फिर से बांटी गई है और अनुभव की इकाई योजना भी फिर से 3 भागों में बांटी गई है मित्रों। तो इस तरह से ये एक हमने वर्गीकरण कर दिया है। हाँ, बिल्कुल रामावतर जी, आपके प्रश्न का उत्तर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है मित्रों। इकाई योजना के सोपान कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। इकाई योजना का जब हम क्रियान्वयन करते हैं, है ना, निर्धारण करते हैं, तो इकाई योजना के सोपान कितने हैं, तो इकाई योजना के मुख्य रूप से 7 सोपान हैं। और ये सोपान किसने बताए, रिस्क ने,
है ना, जो परिभाषा दी थी ना रिस्क महोदय ने, उन्हीं ही रिस्क महोदय ने हमें क्या बताए हैं, सोपान बताए हैं। और ये सोपान कौन कौन से देखिएगा, उद्देश्यों का चयन। पहला सोपान है कि इकाई योजना के निर्माण से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उद्देश्यों का चयन करना पड़ेगा मित्रों। तो उद्देश्यों का चयन। दूसरा है इकाई खंडों का विभाजन, है ना, इकाई खंडों का क्या करना है, विभाजन, यानी इकाई को निर्धारित खंडों में बांटना है, प्रत्येक खंड के आधार पर जो है वापस संगठन बनाना है। तो उद्देश्यों का चयन, और दूसरा इकाई खंडों का क्या करेंगे, विभाजन, यानी एक इकाई 4 खंड में बटी हुई है या 5 में या 6 में। फिर है इकाई खंडों का विकास। अब खंडों में बांटने के साथ साथ, है ना, वो जो पाठ्य योजना है खंड खंड में हम जो पढ़ा रहे हैं उन सब में विकास होना चाहिए। किसका, छात्र का विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ छात्र को क्या होना चाहिए मित्रों, अधिगम भी होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम भी होना चाहिए। इकाई की प्रस्तावना तैयारी, जब भी हम इकाई योजना के तहत किसी पाठ को पढ़ाएंगे मित्रों, तो वही हमारे जो कौशल हैं, शिक्षण कौशल, उनका उपयोग हमें करना है, लेकिन प्रस्तावना कौशल पर विशेष ध्यान देना है, तैयारी करनी है। फिर अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए व्यवस्था। इकाई योजना में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वांछित, उन्हें भी हमें पूरा करना होता है। ये भी एक सोपान है। प्रगति का मूल्यांकन, छात्र कितनी प्रगति करता है उसका हमें मूल्यांकन भी करना होता है। और संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का चयन। एक तो संदर्भ पुस्तकों का चयन जो है टेडी खीर है, और एक सहायक सामग्री का जो चयन है वो भी क्या है, टेडी खीर है मित्रों। तो एक प्रकार से आप देखेंगे रिस्क महोदय ने इकाई योजना के कितने सोपान बता दिए मित्रों, 7 सोपान बता दिए। कितने बता दिए, 7 सोपान बता दिए। पहले उद्देश्यों का चयन है, दूसरा इकाई खंडों का विभाजन है, तीसरा इकाई खंडों का विकास है, चौथा इकाई की प्रस्तावना तैयारी है, पांचवा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की व्यवस्था है, छठा है प्रगति का मूल्यांकन, और सातवां है संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का चयन। संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का चयन करना मित्रों। तो ये कुछ हमारे चरण रहे इकाई योजना के रिस्क महोदय के अनुसार। ठीक है, एचसी मॉरिसन के अनुसार इकाई के जो चरण है वो हमने देख लिए थे, 5 चरण है। रिस्क महोदय ने इसके 7 चरण बताए हैं, तो हमें ध्यान में रखना है मित्रों। बहुत बढ़िया, सभी को प्रणाम, नमस्कार, है ना। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सब का स्वागत कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मधुरम हिंदी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी मित्रों का स्वागत है। और बहुत सारे मित्रों से निरंतर अपील करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि आइए मित्रों, ज्ञान की इस गंगा में थोड़ा सा आप भी अवगाहन कर लीजिएगा, लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में फिर आपसे आग्रह करूंगा, गुरु और शिष्यों के संबंधों में काफ़ी कुछ ढीलापन सा लगता है ना। अभी आपको लगता होगा कि गुरु की बातों को शायद हम कभी सुनकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप सोचिए गुरु जो है एक शिष्य का सदैव हितचिंतक होता है। हाँ, ये बात अलग अलग है कि सभी व्यक्तित्व एक समान नहीं होते। कुछ लोग क्या कर जाते हैं, कुछ लोग क्या कर जाते हैं, शिक्षा के पेशे में हैं, लेकिन फिर भी कहीं फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन आप सोचिए एक शिक्षक का परम दायित्व है अपने छात्र के हित का क्या करना, चिंतन करना। इसलिए पुराने से पुराना विद्यार्थी होगा और उसका अभी तक अगर कल्याण नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं दिमाग में पीड़ा होती है कि हे परमात्मा, इतने वर्षों से वो तैयारी कर रहा है, अब थोड़ा उस पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। ऐसा मन से पुकार निकलती है मित्रों। तो गुरु माता पिता, गुरु तीनों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शिष्यों और अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए कभी भी अहित का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए खूब श्रद्धा भाव से पढ़िएगा। ये 7 आपके सामने चरण जो हैं वो स्पष्ट हो गए मित्रों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ग्राम्बस व आइवर्सन ने 4 बताए हैं चरण। ग्राम्बस और आइवर्सन ने कितने बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। किसके, इकाई के 4 चरण या सोपान बताए हैं। कौन कौन से, एक तो प्रस्तावना, दूसरा कौन सा है मित्रों, नियोजन, तीसरा है अनुसंधान, और चौथा कौन सा है, अवबोध। चौथा कौन सा है, अवबोध। अब आप देखेंगे इकाई योजना की जब विशेषताओं की बात करते हैं हम, इकाई योजना की विशेषता की, तो आप देखिए विषय वस्तु का संगठन अच्छे से हो जाता है। अब इकाई योजना की विशेषताएं देखिएगा, विषय वस्तु का संगठन अच्छे से हो जाता है, क्योंकि 3-4 पाठों को हम कनेक्टिविटी में पढ़ाना चाहते हैं। तो आप सोचिए एक विषय वस्तु का जो संगठन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। क्रमबद्ध, ध्यान देना, क्रमबद्ध व नियोजित शिक्षण संभव। कैसा शिक्षण संभव हो जाएगा, क्रमबद्ध शिक्षण संभव हो जाता है इकाई योजना में, और एक नियोजित वेल प्लान
है ना, क्योंकि हम इकाई योजना बना रहे हैं तो सभी तरह से पहले हम चिंतन करते हैं ताकि हमारा जो शिक्षण करवाया जाना है वो बहुत तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत रखेंगे। तो क्रमबद्ध व नियोजित शिक्षण संभव है, किसकी वजह से? इकाई योजना की वजह से क्रमबद्ध व नियोजित शिक्षण संभव होता है। ज्ञान को पूर्ण इकाई मानकर, ध्यान देना, ज्ञान को कैसी इकाई मानेंगे? ज्ञान को पूर्ण इकाई मानकर प्रभावशाली ढंग से ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान को क्या माना गया? पूर्ण इकाई, है ना। और इस तरह से प्रभावशाली ढंग से ज्ञान की प्राप्ति की वकालत की गई है, किसके द्वारा? इकाई योजना के द्वारा या इकाई उपागम के द्वारा। अध्यापक व छात्र क्रियाएं पूर्व निर्धारित होती है। इकाई योजना के अंतर्गत अध्यापक की क्रिया और छात्र क्रियाओं को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मित्रों, आप सभी का स्वागत है और आप तो सभी जुड़ते रहें और निरंतर आप प्रयास करते रहें। बस एक ही बात आपसे कहता हूं कि आपके लिए पूरा ज़माना तैयार हो और आप तैयार नहीं होंगे तो काम होने वाला नहीं है ना। हज़ारों हज़ार लोग शुभकामनाएं दे रहे हों लेकिन हम तो किताब उठाकर खोलकर पढ़ने में कहीं रुचि ही नहीं रख रहे हैं, तो आप सोचिए भले कितने ही सारे लोग हमारे लिए हित चिंतन करें। इसलिए आप अपना चरम परिश्रम कीजिए, है ना। और परिश्रम करने के साथ साथ आप देखिएगा कितनी सारी दुआएं, कितनी सारी शुभकामनाएं आपके काम आने वाली है। लेकिन सबसे पहले है हमारा सही अप्रोच के साथ विषय वस्तु या जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बहुत अच्छे से तैयारी करना। फिर देखिए मित्रों, अगली विशेषता है वातावरण को विशेष महत्व दिया गया है इकाई योजना में, और समायोजन क्षमता का विकास होता है। समायोजन, है ना, कहते हैं कि समाज में समायोजन होना किसी का बहुत महत्वपूर्ण है, तो समायोजन क्षमता का विकास होता है। शिक्षण सूत्र जो है पूर्ण से अंश की ओर का प्रयोग होता है। इकाई योजना में जो शिक्षण सूत्र प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है मित्रों, इकाई को पूर्ण माना है। फिर देखिएगा, शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव। इकाई योजना के तहत शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या है मित्रों? संभव है। इकाई योजना को अध्यापक की व्यू रचना माना गया, ध्यान देना, इकाई योजना को अध्यापक की व्यू रचना माना गया है। तो मित्रों, इकाई योजना हमें जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर हर विषय में, केवल हिंदी विषय की ही बात नहीं हो रही है, हर विषय में यूनिट प्लान बनाने होते हैं। और जब हमने छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका वाला जीवन व्यतीत किया था तब हमने यूनिट प्लान भी बनाए मित्रों, हमने वार्षिक योजना भी बनाई, पाठ योजना भी बनाई। लेकिन धरातल पर जब हमारा चयन हो जाता है उसके बाद हमें पाठ योजना बनाने के लिए कहा जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन पाठ योजना बनाना एक शिक्षक के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, बेहतर होता है, और मैं भी यही प्रयास कर रहा हूं। तो आइए एक बार समग्र रूप से इसको फिर से हम देख लेते हैं और फिर अंत में एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए भी है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हाँ मित्रों, तो इकाई के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि शिक्षण हेतु 3 योजनाएं होती, पाठ योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना मित्रों। फिर आप देखेंगे कि इकाई योजना या इकाई उपागम के जो जनक हैं वो एच.सी. मॉरिसन है मित्रों, और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है और उन्होंने 5 चरण बताए हमको। मॉरिसन ने शिक्षण की इकाई पद्धति में आत्मीकरण पर विशेष बल दिया है और हर्बर्ट ने प्रस्तुति पर विशेष बल दिया है मित्रों। फिर आप देखेंगे कि इकाई की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जो है वो हर्बर्ट को ही जाता है। इन्होंने विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों तथा उनके एकीकरण पर बल दिया था और यह 1920 के ईस्वी कार्य प्रारंभ हो गया था। इकाई का अर्थ किसी समस्या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। वर्तमान में यूनिट तथा इकाई का प्रयोग पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण पद्धति के रूप में भी किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के रूप में और शिक्षण पद्धति के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, रिस्क और प्रेस्टॉन महोदय की परिभाषा यहाँ पर है। इकाई के प्रकार विषय वस्तु के आधार पर या अनुभव के आधार पर 2 प्रकार हैं। विषय वस्तु के आधार पर जो योजना है या विषय वस्तु की इकाई योजना है, इसके फिर से 3 भाग हैं, और अनुभव की इकाई योजना उसके फिर से 3 भाग हैं। ठीक है मित्रों, और इसी तरह से आप देखेंगे इकाई योजना के जो सोपान है, रिस्क महोदय के अनुसार 7 सोपान है ना। और आप देख रहे हैं कि इकाई योजना की कुछ प्रमुख विशेषता है कि विषय वस्तु का संगठन अच्छे से हो जाता है, क्रमबद्ध व नियोजित शिक्षण जो है वो संभव होता है इकाई योजना की वजह से। इकाई योजना की वजह से शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाई जाती है, क्योंकि अध्यापक पूर्व में अच्छे से तैयारी कर लेता है ताकि वो एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स जो वो पढ़ाने जा रहा है उसमें एक सह संबंध स्थापित करके बच्चों को अधिगम
अधिक से अधिक अधिगम करवाए मित्रों। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मित्रों। और साथ ही साथ आप सभी से एक आग्रह कर रहा हूँ करबद्ध, बहुत सारे मित्र जो हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर, और जब भी तैयारी करते हैं तो कम से कम हमारा एक उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए, है ना। और मधुरम हिंदी की तरफ से रविवार के दिन, यानी आज 20 तारीख है, 21, ठीक है ना, और 22 तारीख के दिन मित्रों आपको जो है 11 बजे मधुरम हिंदी ऐप पर एक टेस्ट देना है रीट आधारित, जिसमें शानदार 30 प्रश्न आने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों को आपको अच्छे से परीक्षा देनी है। 20 मिनट का आपको समय मिलेगा 30 प्रश्नों के लिए, जो लगभग पर्याप्त समय होता है। 11 बजे ठीक रविवार को टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको सीधा ऐप डाउनलोड करना है मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करना है तो सीधे प्ले स्टोर में जाएं, मधुरम हिंदी टाइप करें और डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो बहुत सारे लिंक जो हैं टेलीग्राम चैनल में मैं भेजता रहता हूं, उसको क्लिक करें, या हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको क्लिक करें और आप सीधे जो है वो मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप जुड़े हैं, है ना मित्रों, पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आप सभी का खूब सारा जो है धन्यवाद है कि आप बिल्कुल समय निकाल कर उपस्थित होते हैं इस तरह से। और मैं भी, हाँ सर, हमें तो अभी भी बनवाते हैं पाठ योजना, बिल्कुल बनाना चाहिए, है ना, बनाना चाहिए। इससे थोड़ा सा हमारी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ठीक रहती है। और शिक्षक अगर मजबूती के साथ कक्षा में उपस्थित होता है तो उसका आत्मविश्वास ही तो बच्चे को आकृष्ट करता है कि किस तरह से वो उन्हीं शिक्षक से पढ़ना बहुत ज़्यादा उसको रुचिकर लगता है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना भी खोना है वो खो चुका है मित्रों, अब पाना है ना, प्राप्त करने का अवसर आया हुआ है। और मत चुके चौहान जैसी स्थिति हमें रखनी है ना, क्योंकि अवसर सामने है और हम गुल्ली डंडा खेलने चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अवसर सामने है, अवसर को बुनाएंगे। अवसर के लिए जितनी तैयारी हमको करनी होगी उतनी निश्चित तौर पर करेंगे। बहुत सारे मित्रों से मार्गदर्शन लेंगे, गुरुजनों से आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, और हम अपने रास्ते को क्या करेंगे, सरल करेंगे, सुगम करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक पत्थर जो है वो ज़ोर से हमें उछालना पड़ेगा किसी न किसी रूप में, तब जाकर हम ये देख पाएंगे कि हमने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है या नहीं, और कहाँ छेद होता है, नहीं होता है, वो बाद की बातें हैं मित्रों। लेकिन कर्म करना है और बहुत अच्छे मन से कर्म करने का प्रयास कीजिएगा। और रविवार के दिन आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है मित्रों, है ना, रविवार के दिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है। उस सरप्राइज़ को भी आपके लिए ज़रूर हम कोशिश करें कि आपको रात को 9 बजे भी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। दिन में आप टेस्ट देंगे उस समय भी आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो स्पेशली रीड की तैयारी करने वाले लोग बहुत सजगता के साथ, है ना, इन दोनों दिनों का उपयोग करेंगे। और कल की क्लास में हम किसी नवीन टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो मित्रों तो हमेशा आपको नंबर दे रखे हैं, है ना, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा, यथा समय में इसको देख लूँगा और रिप्लाई दूंगा मित्रों, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का यूँ होता है, व्हाट्सएप कर दिए, 3 मिनट हो गए सर ने जवाब ही नहीं दिया, व्हाट्सएप कर लिया 1 घंटा हो गया सर ने जवाब ही नहीं दिया। ऐसा आपको फॉलोअप नहीं करना है। आप तो प्रश्न करके भूल जाओ यार, उत्तर आ जाएगा, है ना, उस दिन आ सकता है, अगले दिन आ सकता है, जैसे ही सर को समय मिलेगा निश्चित तौर पर आपको उत्तर मिलेगा। तो मित्रों, आप सबसे मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी अधिक से अधिक मित्रों को टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से और मधुरम हिंदी ऐप से जोड़ेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और आप सब तो मेरे हैं, है ना, मेरे हैं आप सभी। तो मैं चाहता हूं कि मधुरम हिंदी और बच्चों तक पहुंचे, इसमें आपको इस पुण्य कार्य को करना है, ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। मुस्कुराते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये दिन चला गया है, अब कल आने वाला दिन नया होगा। आज के दिन का जो पूरा अचीवमेंट है थोड़ा सा और बैठकर चर्चा कीजिए, विश्लेषित कीजिए कि आज हमने कितना पढ़ा है और कल हमें कितना पढ़ना है। इसके चिंतन के साथ हम सोएं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।